ये कहानी है दो सौतेली बहनों की। बड़ी बहन अन्नू जो कि सांवली है, जिसको राहुल ने गोद लिया था। वहीं दूसरी और छोटी बहन मीनू जो बहुत ही सुंदर और गोरी है, वह राहुल और मीरा की सगी बेटी थी। न जाने कहाँ से इसको उठा लाए, देखने में ही बदसूरत है। कोई भला इससे शादी क्यों करेगा? सारी उम्र मैं बिठा कर नहीं खिला पाऊंगी इसे। हाँ, अरे तुम इसकी शादी की चिंता मत करो। मैंने अनु के लिए लड़का ढूंढ लिया है। वैसे तो गरीब हैं, पर दिल से बहुत अमीर हैं। वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। हाँ तो मेरी मीनू कवारी थोड़ी ना बैठी रहेगी। उसके लिए एक बहुत रईस खानदान से रिश्ता आया है। लड़का मीनू की सुंदरता पर लट्टू है, लट्टू। और अब उसी से शादी करना चाहता है। राहुल और मीरा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। अन्नू के नसीब में कुछ खेत और टूटी फूटी झोपड़ी आई। वहीं दूसरी ओर मीनू के नसीब में आलीशान बंगला, नौकर चाकर आए। मुझे माफ करना, तुम्हें इस टूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। मैं जल्दी ही अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं अच्छी जगह एक नौकरी खोज लूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। एक दिन अन्नू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अमन भी घर पर नहीं होता है, तो वह धीरे धीरे चलकर पास वाले अस्पताल से खुद ही दवा लेने जाती है। तभी मीनू, जो कि कार से अपने पति अमित के साथ जा रही होती है, अन्नू को देखकर रुक जाती है और कहती है, दीदी, आप यहाँ और इस हालत में? मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे देखिए, मेरा कार से आना जाना होता है। घर पर भी नौकर चाकर लगे हैं, ठाठ से रहती हूँ। अच्छी बात है, तू हमेशा खुश रहे, और क्या चाहिए। आज तुझे पूरे 1 साल बाद देखा है। अब यहाँ तक आई हो तो घर तक तो चलो। अरे तुम्हारा घर कहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी है, जहाँ बैठने की भी जगह नहीं। तुम्हें क्या लगता है हम लोग जमीन पर बैठेंगे? हाँ दीदी, यह सही कह रहे हैं। हम लोग तो जमीन पर पैर भी कभी कभी रखते हैं, और आप बैठने की बात कर रही हैं। मीनू, इन भिखारियों से कोई नाता रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसको पड़ी है जो इनसे नाता रखे? दीदी, आपने मेरी और इनकी बहुत बेइज्जती की है। दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। हाँ। इतना कहकर अमित और मीनू चले जाते हैं। अन्नू की आंखें भर आती हैं और कहीं दूर खड़ा अमन यह सब देख रहा होता है। दोनों खामोशी पकड़े घर चले आते हैं। मुझे माफ कर देना अनु, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। पर अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे एक अच्छे पद पर नौकरी मिल गई है। अन्नू खुशी खुशी अमन के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है, आज से हमारे बुरे दिन खत्म हुए और एक अच्छे समय की शुरुआत होगी। कुछ ही महीनों में अमन अपना घर भी बनवा लेता है और एक छोटी कार भी खरीद लेता है। अनु, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपना एक अच्छा घर देने का मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ, अब हम गरीब नहीं हैं। धीरे धीरे 2 साल पूरे हो गए। मीनू और अन्नू दोनों पेट से हैं। अमित और उसकी माँ मीनू का बहुत ध्यान रखते। इधर अमन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। घर के काम के लिए अमन ने नौकर लगा लिया, जिससे अनु पूरी तरह से आराम कर सके। कुछ महीने बीत जाने के बाद दोनों बहनों का डिलीवरी का समय आ गया। अमन अन्नू को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया। वहीं अमित भी मीनू को उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया जहां अन्नू थी। दोनों बहनों को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अन्नू के 2 लड़के हुए, जो कि रंग रूप में बहुत ही गोरे और सुंदर थे। वहीं दूसरी ओर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अन्नू ने देखा कि उसकी बहन मीनू अकेले कमरे में फूट फूट कर रो रही है। क्या हुआ मीनू, तू रो क्यों रही है? दीदी, मुझे मेरी सास और मेरे पति अब जीने नहीं देंगे, या तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे। पर मीनू, ऐसा क्या हो गया? तेरे पति तो तुझे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, पर दीदी, मेरे पति और सास को बेटा चाहिए था। मुझे तो 2 बेटियां हुई हैं और दोनों का रंग भी सांवला है। मेरी सास ने मुझसे साफ कहा था, अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देंगे।
तुम ही बताओ दीदी, मैं क्या करूं? अनु कुछ देर अमन से बात करती है और कहती है, मीनू, मेरे 2 लड़के हुए हैं और दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तू एक काम कर, मेरा एक बेटा ले ले और मुझे अपनी एक बेटी दे दे। और वैसे भी अमन को एक बेटी चाहिए थी, वो इसे बहुत प्यार करेंगे। दीदी, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आप इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं। देख मीनू, ऐसा करने से तेरी सास और पति को एक बेटा मिल जाएगा और तेरी एक औलाद तेरे पास भी रहेगी और वह लोग तुम्हें घर से भी नहीं निकालेंगे। ठीक है दीदी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अमन और अन्नू अपना एक बेटा मीनू को दे देते हैं और उसकी एक बेटी गोद ले लेते हैं। अमन बेटी को देखकर बहुत खुश था। कुछ ही देर में मीनू की सास और अमित वहां आ जाते हैं। सास बोली, मेरे पोते की शकल दिखा दो। दोनों ने सबसे पहले बेटे को देखा और बारी बारी गोद लिया। मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं और यह बेटी भी हमारी ही है। क्या सच में? पर ये इतनी सांवली क्यों है? जैसे भी हैं, पर हैं तो हमारे ही बच्चे ना। हाँ, सही कहा तुमने। पर एक बात बताओ, तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है? दीदी को भी 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। पक्का? फिर तो दोनों सांवली लड़की हुई होगी। नहीं नहीं, दीदी के एक बेटा और एक बेटी हुई है, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। सुनिए, अब हमें दीदी से सारे गिले शिकवे मिटा लेने चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। आज मैं बहुत खुश हूं, जो तुम कहोगी वही होगा। अमित और उसकी माँ बेटे को गोद लेकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। मीनू हाथ जोड़कर अनु से माफी मांगती है और बोलती है, दीदी, आप अपने बेटे से मिलने कभी भी घर आ सकती हो। ठीक है मीनू, पर तू मेरे बेटे को अच्छे संस्कार देना। उसे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सही गलत और अच्छा बुरा सब सिखाना। हाँ, अनु ठीक कह रही है। चाहे गरीब हो या अमीर, वो दोनों की इज्जत करें और हमेशा खुश रहें। मीनू शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है और उससे अपनी गलती पर पछतावा होता है। शिवानी मूली के पराठों की बहुत ही ज्यादा दीवानी थी। उसकी माँ सरोज उसे कह कहकर थक गई कि अति हर चीज की नुकसानदायक होती है, मगर वह किसी की नहीं सुनती थी। शिवानी, जरा बाजार से सब्जी ले आ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। जब शिवानी सब्जी लेकर लौटी तो सरोज ने देखा कि थैले में मूली के अलावा कुछ था ही नहीं। शिवानी, ये क्या, सिर्फ मूली? मम्मी, आप तो ऐसे चौंक रही हो जैसे पता नहीं मैं क्या अजूबा उठा लाई। आप सिर्फ मूली के पराठे बनाओ, आप भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। हे भगवान, पता नहीं सत्यम का क्या होगा। अभी तो रिश्ता हुआ है, शादी के बाद तुम उसे मूली के पराठे खिला खिला कर मार डालोगी। मम्मी यार, आप कैसी बातें करती हो? सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर देखना सत्यम मुझे रोज मूली के पराठे खिलाएगा। हाँ, अब इसे कैसे समझाऊं कि वो इसे मूली के आसपास भी नहीं फटकने देगा। पराठे खाने के बाद ये जो जहरीली गैस छोड़ती है ना, वो बस मैं ही सहन कर सकती हूँ और कोई नहीं करेगा। 1 महीने बाद शिवानी की शादी से पहली रात मेहंदी की रस्म थी। माँ, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। क्या आप मेरे जाने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगी? मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगी बेटी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी यार, ये भी क्या पूछने की बात है। आज तो अपने हाथों से मूली के पराठे बनाकर खिला दो। हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। शिवानी ने खूब सारे पराठे खाए और मेहंदी लगवाते हुए वह धीरे धीरे गैस पास करती रही। ये बार बार तुम उठ क्यों जाती हो? हिलोगी तो मेहंदी बिगड़ जाएगी। बाप रे, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो उल्टी आ रही है। मुझे तो लगता है आप मुझे मेहंदी ही सड़ी हुई लगा रही हैं। मेहंदी वाली परेशान हो गई क्योंकि सुबह ही तो उसने मेहंदी बनाई थी, फिर सड़ेगी कैसे। शिवानी की शादी होने लगी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और शिवानी रात के खाए हुए मूली के पराठों की गैस मंडप में छोड़ रही थी। छी 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 छी, ओफो, कितनी बदबू है।
कितनी गंदी बदबू है इस हवन सामग्री में। पूरा वातावरण दूषित हो गया। लगता है तुमने ये खराब सामग्री खरीदी है। सब मेहमान मुंह भींचकर बाहर निकल गए। सरोज शिवानी के पास जाकर बोली, जरा सी देर तो कंट्रोल कर बेटी, वरना ये पंडित मंडप से उठकर भाग जाएगा, और साथ में सत्यम भी। जैसे तैसे शादी हो गई। शिवानी ससुराल पहुंच गई। किशोरी ने अपनी बहू का बड़े अच्छे से स्वागत किया। शिवानी भी ससुराल में आकर बहुत खुश थी। किशोरी ने कहा, बहू, आज हमारे यहाँ संगीत की रस्म है, इसलिए तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी। ठीक है मम्मी जी। शाम को पूरा आंगन महिलाओं से भरा था। शिवानी उनके बीच सजी धजी हुई बैठी थी। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। हे भगवान, क्या करूं? बहुत जोरों की गैस बनी है। अगर निकल गई तो ये पूरा आंगन खाली हो जाएगा। मुझे कल पराठे नहीं खाने चाहिए थे। ना चाहते हुए भी शिवानी की गैस बहुत तेज आवाज में बाहर निकल ही गई। सब औरतों ने नाक ढक ली और शिवानी की तरफ देखने लगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? पाद ही तो मारा है, कोई गुनाह थोड़े ही किया है। बैठे बैठे बन गई होगी गैस। अब ये तो सब भगवान की देन है। चलो चलो, अब गाना बजाना शुरू करो। शिवानी ने राहत की सांस ली और सोचा, हे भगवान, शुक्रिया, इस बार तो सासू माँ ने बचा लिया, पर अब आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। किशोरी अचार बनाने के लिए बहुत सारी मूली खरीद लाई। शिवानी ने पूछा, मम्मी जी, आप इतनी मूली का क्या करोगी? बहू, इनका मैं अचार बनाऊंगी। छील काट कर रख देती हूँ, सुबह सुखा कर अचार बना दूंगी। किशोरी मूली रखकर पड़ोस में चली गई। शिवानी ने सोचा, कितने दिनों बाद मूली देख रही हूँ। भगवान, क्या किसी की इतनी परीक्षा लेता है? यहाँ तो कोई मूली लेकर ही नहीं आता। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मूली के बहुत सारे पराठे बनाऊंगी। लेकिन ये तो बहुत सारी मूली है। ऐसा करती हूँ, कुछ छिपा देती हूँ, ताकि सासू माँ के इधर उधर होते ही पराठे बनाकर खा सकूं। मम्मी जी को बोल दूंगी बंदर ले गया। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिवानी ने कुछ मूलियां छिपाकर रख दी और बाकी के पराठे बना लिए। किशोरी जब घर आई तो खुशबू आ रही थी। बहू, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मूली के पराठे मम्मी जी। हे भगवान, मूली के पराठे कौन खाएगा? उन्हें खाकर तो पेट से गैस के विस्फोट होने लगते हैं। और वो मूली मैं अचार के लिए लाई थी, तुमने सबके पराठे बना डाले। सॉरी मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि आप लोग पराठे नहीं खाते। ठीक है, मैं ना आपके लिए दाल बना देती हूँ, पराठे मैं खा लूँगी। लगता है ये बहू तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। 8 किलो मूली के पराठे बना दिए, न जाने कौन सी बारात को खिलाएगी। शिवानी बहुत खुश थी। अब वह खूब सारे पराठे खाएगी। उसकी सास को क्या पता, अभी तो उसने बहुत सारी मूली छिपाई हुई है। और जब भी किशोरी इधर उधर होती तो शिवानी मूली के पराठे बनाकर खा जाती। रात में शिवानी सोई हुई थी। तभी भामम की आवाज सुनकर सत्यम हड़बड़ाकर उठ गया और घबरा कर बोला, कौन है? क्या गिराया? अरे कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया? अरे नहीं, कोई नहीं है। अरे लाइट जलाओ, मैं देखता हूँ। बहुत तेज बदबू भी आ रही है। लगता है कोई गंदा कुत्ता घर में घुस आया है। नहीं सत्यम, वो मुझे याद आ गया, उसी की आवाज़ थी। वो कल मूली के पराठे खाए थे ना, तो शायद उसी वजह से। इसी तरह दिन गुजरते गए। किशोरी जब भी घर में अचार के लिए मूली लाती वो गायब हो जाती। दरअसल शिवानी उन्हें छिपा कर रख देती थी और मौका मिलते ही पराठे बनाकर खाती। न जाने इस घर में क्या हो रहा है। जब भी मूली लाती हूँ घर से गायब हो जाती है, अचार बन ही नहीं पाता। मम्मी जी, इतनी टेंशन क्यों लेती हो सकता है मूली बंदर लेकर भाग जाते हो। वैसे भी यहाँ तो बहुत बंदर हैं। किशोरी ने बहुत विचार किया। फिर एक दिन मूली लाई और हर बार की तरह इस बार रखकर बाहर चली गई। लेकिन इस बार वह छिपकर देखना चाहती थी कि आखिर मूली घर से कैसे गायब हो जाती है। किशोरी छिपकर देखती है कि शिवानी फटाफट मूली अपनी अलमारी में कपड़ों के पीछे छिपा कर रख देती है
और बाकी का पराठे बनाकर खा जाती है। किशोरी अंदर आई और शिवानी से बोली, बहू, मुझे एक साड़ी चाहिए। मम्मी जी, ये भी क्या पूछने की बात है, मेरी अलमारी से ले लो। अरे, तुम्हारी अलमारी में कैसी गंध आ रही है। शिवानी भूल गई थी कि उसने तो अलमारी में मूली छिपा कर रखी हुई है। किशोरी ने साड़ी देखते हुए छिपी हुई मूली निकाल ली और बोली, बहू, ये क्या, तुमने अलमारी में मूली छिपा रखी है? शिवानी को कोई रास्ता ना सूझा और वह रोने लगी। बहू, रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि ये तुमने अलमारी में क्यों छिपा रखी है? ऊपर से झूठ बोलती हो कि सारी मूली बंदर ले जाते हैं। शिवानी किशोरी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद जो बदबूदार गैस बनती है, उसकी वजह से मेरी मम्मी ने मना किया था कि ससुराल में मूली मत खाना, और इस घर में तो कोई मूली के पराठे खाता ही नहीं। बस इसी वजह से मैं चुपके से मूली के पराठे बनाकर खाती थी। बहू, क्या हुआ अगर हम लोग मूली के पराठे बनाकर नहीं खाते तो? अगर तुम्हें मूली के पराठे इतने पसंद है तो कम से कम एक बार मुझे तो बताया होता। मैं रोज तुम्हारे लिए मूली खरीद लाती बेटा। लेकिन इस तरह चोरी करके खाना बुरी बात है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी। तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आगे से ऐसा मत करना। तुम जब कहोगी मैं मूली ले आऊंगी। तुम खूब मूली पराठे खाना। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हो। और फिर किशोरी अपनी मूली पराठे वाली बहू को आशीर्वाद देती हुई मूली खरीदने चली गई।